नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ और आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और उसके साथ-साथ जो-जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि आपका जो मतलब मेरा जो मेनली थिंकिंग है, मैं आपको सिखाऊँ और सिखाते रहूँ क्योंकि जो लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर आपका वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है, तब मुझे बहुत अच्छी तरीके से फीलिंग्स होते हैं कि हाँ, मेरा जो मकसद है वो कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि मेरा कोई भी टिप्स देने का, कोई भी आपको रिकमेंडेशन करने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है। मेरा काम एक ही है, मेरा मकसद यही है कि हर इंडियन को मैं सिखा सकूँ कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में मतलब कंटिन्यूअसली काम करके पैसा कमा जा सकते हैं। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। ब्लाइंडली किसी के बात सुनकर आप स्टॉक खरीदारी कर रहे हैं तो वहां पे आप फंस सकते हैं, वहां पे आप बुरी तरीके से पीट सकते हैं। तो चलो एक एक करके सारे चीज को डिस्कशन करूँ उससे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सारे चीज आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ही बनाया गया है। तो सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केट कैप के हिसाब से 31,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। अभी देखा देखा जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो 74 के आसपास है। आरओसी आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। और इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि कंपनी का जो डेप्थ है वो नाक के बराबर है, इनकम भी अच्छा है, हाथ में कैश भी अच्छा है और कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ऑलमोस्ट 40% के आसपास है। तो कंपनीज के ऊपर आईटी सेक्टर होने के नाते भी इस कंपनी के ऊपर जब पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में करेक्शन हो रहा था तब इस कंपनी भी लगातार भागते जा रहे हैं। क्यों भागते जा रहे थे? क्योंकि इस कंपनी ऑटो सेक्टर के ऊपर ही आईटी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सॉल्यूशंस एंड ऑटोमोटिव्स आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल्स जो सेक्टर्स है उसके ऊपर काम करते हैं। जब ऑटो सेक्टर का इतना बड़ा जंप देखने को मिला तो क्या उसके ऊपर डिपेंडेंट कंपनीज को जम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसीलिए केपीआईटीज के ऊपर भी अच्छा खासा मैसिव जम हुआ था। और कंपनी ऐसे नहीं कि सिर्फ मतलब ऑपरेटर ने इसको ऊपर लेके गया पंप करके, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी कंटिन्यूअसली खुद को रिप्रेजेंट भी किया। कंपनी के सेल्स देखिए पिछले साल में 680 करोड़ का सेल था, वो बढ़ के कितना हो चुके हैं? वो बढ़ के हो चुके हैं 1000 करोड़ के आसपास। 1100 करोड़ के आसपास यहाँ पे सेल इस बार किया। और कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन करने के बाद कंपनी यहाँ पे नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट दिखाया जो 88 के करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो आज हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया करीबन 134 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टरली जब इतने शानदार परफॉर्मेंस हो रहा है और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी कंपनी शानदार परफॉर्मेंस किया, उसके साथ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, जब सारे चीज पॉजिटिव में है तो उस कंपनी के ऊपर डर के हम क्या करेंगे? उस कंपनी के ऊपर ऊपर ही तो हम लोगों को निवेश करना है। तो 3 साल में 136% का रिटर्न, एक साल में 97% के आसपास रिटर्न दिया। अभी यही चीज को मैं एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखे हैं। क्यों ना निवेश करे? जो इतना बड़ा धमाका जो कंपनी ने रिटर्न दिया उसके ऊपर तो हर कोई निवेश करना चाहेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करने से पहले इसका चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। हाँ, उससे पहले आपको डिलीवरी रिपोर्ट जरूर दिखाऊंगा क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली डिलीवरी पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब कंपनी फिर से एक जर्नी दिखाने के लिए स्टार्ट हो रहा है। मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट में अटके हुए हैं। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है? ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने पहले आपको एक टफ विथ हैंडल पैटर्न्स बताया था और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और एक अच्छा खासा टारगेट भी 41% का टारगेट भी मिला था। और आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है मैं कहाँ कहाँ पे एंट्री लेवल्स आपको बोला था। और मैंने आपको यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करके दिया, मतलब रेंज बना के दिया। वो रेंज कुछ इस तरीके से बना था, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करा था और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ। मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो ब्रेकआउट हुआ ये मुझे फॉल्स ब्रेकआउट लग रहा है और देखिए ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आ रहा है। तो मैं तब उसको पॉजिटिवली ब्रेकआउट सोचूंगा जब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखेगा और जिसका नीचे विक्स ज्यादा हो और ऊपर विक्स कम हो, मतलब शैडो नीचे ज्यादा हो ऊपर शैडो कम हो, तब एक हायर पॉसिबिलिटी होगा उसके ऊपर कोई भी मुझे कंफर्मेशन, कोई भी ग्रीन कैंडल दिखे तो उसके ऊपर मैं एंट्री लूंगा। तो क्योंकि डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा तब मुझे एंट्री लेने का जरूर यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा और मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल्स नहीं है तो इसके लिए इंतजार करना ही ठीक होगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईआरएफसी। आईआरएफसी आप सभी जानते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आईआरएफसी के बारे में चर्चा में अभी कंटिन्यूसली कर रहा हूँ क्योंकि आईआरएफसी
सॉरी आरएफसी नहीं, आईआरसीटीसी, माफ़ी चाहता हूँ। आईआरसीटीसी जो है वो एक रेलवे कैटरिंग टूरिज्म के ऊपर काम कर रहा है और इंडिया में जितने सारे ऑनलाइन टिकटिंग बिजनेस करते हैं उसमें से नंबर वन कंपनी कौन है? आईआरसीटीसी है। तो आईआरसीटीसी सिर्फ कैटरिंग से नहीं, कंपनी टूरिज्म पैकेज के ऊपर भी बिजनेस कर रहा है। और आप सभी जानते हैं आईआरसीटीसी नेक्स्ट जो टारगेट रखे है वो जो वंदे भारत जो है, जितने सारे वंदे भारत अभी मार्केट में आने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वंदे भारत को वो क्या करेंगे, खुद ऑपरेट करेंगे, मतलब टिकट से लेकर पूरा का पूरा बिजनेस वो ही करेंगे। तो आज सोचिए, आज वंदे भारत में अगर ट्रैवल करते हैं किसी जगह पे, अगर आपने ट्रैवल किए होंगे तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। वहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे अगर लंच हो, वहाँ पे अगर टिफिन हो, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपको क्या लग रहा है वो फ्री में दे रहा है? बिल्कुल नहीं, पहले से ही आपके पास से चार्जेस ले चुके हैं। तो चार्जेस ले चुके मतलब कंपनी टिकट से भी आपके पास से पैसा लिया, उसके साथ-साथ कैटरिंग का भी पैसा आपको पहले से ही ले लिया। आपको पूछने का ज़रूरत नहीं है कि आप खाना खाएँगे कि नहीं खाएँगे। आप खाना खाए ना खाए, पैसा तो आपसे पहले ही ले चुके हैं। तो इसका मतलब कंपनी का बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ किस तरीके से, आप सोचिए। अगर इस तरीके से बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करेंगे, तो कंपनी का तो प्रॉफ़िट तो बढ़ेगा ही नहीं। तो कंपनी का प्रॉफ़िट इसीलिए लगातार बढ़ते जा रहा है। और मान लेता हूँ कंपनीज़ के ऊपर आरओसी, आरओई बेस्ड है, कंपनी की इनकम भी अच्छा खासा है, प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी ना के बरा मतलब सॉरी डेप्थ ना के बराबर है। और कंपनी इसके ऊपर मान ही लेता हूँ कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स ज़्यादा है। अभी मार्केट कैप टू सेल्स क्या होते हैं? ₹1 कमाने के लिए कंपनी को अभी कितना पैसा देना पड़ रहा है? ₹15 के आसपास। तो 15.60 के आसपास पैसा देना पड़ रहा है। इसका मतलब कंपनी में ऊपर आपको देखा जाए तो एक हायर मतलब यहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से तो ठीक है, फिर भी यहाँ पे मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से थोड़ा-सा वैल्यूएशन हाई देखने को मिला। तो कंपनी के बिज़नेस सेगमेंट के बारे में बात करूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो कैटरिंग, हॉस्पिटैलिटी, इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस, पैकेजिंग, ड्रिंकिंग वाटर्स, साथ ही साथ स्टेट जो जो थ्रेड्स है उसके साथ-साथ टूरिज्म जो पैकेज है, इस तरीके से पैकेजिंग के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी फर्स्ट टाइम 1000 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट को जनरेट किया और वो भी कोई एक क्वार्टर्स में। तो कंपनी लास्ट 3 इयर्स के डेटा दिखा दूँ तो कंपनी सिर्फ 130 करोड़ के आसपास सेल कर रहा था, आज वो बढ़ के हो चुके 1000 करोड़। तो सोचिए वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ट्रेनवे मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन्स चलते हैं वो इंडिया में चलते हैं। तो सोचिए इस तरीके से कंपनी को कितना ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि ट्रैवलिंग जो सिस्टम्स है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेन्स बुकिंग के माध्यम से आते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर अपकमिंग कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा तेजी आने वाले है और नेट प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे कुछ इस तरीके से पॉजिटिव भी देखने को मिला। और जो इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करें तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस डीएस हर किसी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा और एफएस के पास और डीएस के पास एकदम 1% के आसपास होल्डिंग्स था। वो बढ़ाकर आज कर चुके कितना, 7%, 9.5%, अराउंड 10% के आसपास बोल सकते हैं। इस तरीके से होल्डिंग्स इसीलिए उठाया गया क्योंकि कंटिन्यूसली होल्डिंग्स आपको यहाँ पे भी दिखेगा। तो कंटिन्यूसली क्या किया जा रहा है, बाइंग किया जा रहा है, जंप इन डिलीवरी। और उसके बाद देखिए कुछ दिनों में ड्रॉप इन डिलीवरी भी देखने को मिला है। तो कंपनीज की जो चार्ट पैटर्न है उसके हिसाब से बात करूँ तो मैंने आपको एक चार्ट पैटर्न मेंशन किया था। वो क्या था, एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स, उसके बाद 3 बार हैंडल बनाया। तो जब कोई कप के बाद बार-बार हैंडल क्रिएट होता है और वो प्रीवियस हैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है उसको बायर ज़रूर ऊपर लेके जाएँगे। तो ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? ब्रेकआउट इस कैंडल के ऊपर हुआ और इस कैंडल ने कन्फर्मेशन कर दिया। मैंने आपको मार्किंग भी करके दिया था और मैंने आपको वीडियो भी यहाँ पे बना के दिया था और उसके बाद मैं टेलीग्राम में भी आपके साथ शेयर किया था। क्योंकि इतनी सारी चीज़ मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि आपको सीखने का मौका मिले, आप सीख कर काम करें। तो देखिए किस तरीके से पेशेंस का जो खेल है वो यहाँ पे आपको दिखा। 15% के आसपास टारगेट मिला और वो भी कितने दिनों में? अगर मैं एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट सिर्फ 11 दिनों में आपको 15% टारगेट मिला। तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है मेरे हिसाब से? बाकी आप समझदारी से काम लेंगे तो सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा स्टील। आप सभी जानते हैं इंडिया में जो स्टील जो चेन सिस्टम है, स्टील बिज़नेस का जो चेन सिस्टम है वो टाटा स्टील करते हैं। टाटा स्टील सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी खुद का प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। और आप सभी जानते हैं बुर्ज खलीफा जो सऊदी अरबिया मतलब दुबई के जो इतने बड़े टावर्स है, उसके लिए जो टील्स का ज़रूरत था, उसके टील्स का मतलब प्रोडक्शन टाटा स्टील ने ही किया है। तो टाटा स्टील एक कमोडिटी से प्रोडक्ट होने के नाते इसके ऊपर हमेशा एक प्रेशर बने ही रहते हैं, क्योंकि टाटा स्टील के ऊपर आज ग्लोबली मार्केट में अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गए तो इस कंपनी का भी
प्राइस बढ़ जाएगा और प्राइस बढ़ जाने के कारण सेल्स डाउन हो जाएगा। सेल्स डाउन होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट में इम्पैक्ट आएगा। तो इसी तरीके से चीज़ देखने को मिलता है। फिर भी टाटा स्टील के ऊपर आप ट्रस्टेड के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि टाटा स्टील एशिया के फर्स्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 19 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुए थे। 1907 इस ईयर्स में कंपनी स्टार्ट हुए थे और जमशेदजी टाटा ने टाटा स्टील को स्टार्ट किए थे। तो कितना पुराना कंपनी है होने के नाते भी आज कंपनी खुद को अलग लेवल से रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज के आसपास है। एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है। कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स तो है, मगर 33.9%, ऑलमोस्ट अब 34% के आसपास आप बोल सकते हैं। तो इतना होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। अभी यही चीज को मैं एज ए क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए, कंपनी पिछले सालों की तुलना से इस बार सेल्स थोड़ा सा कम किया और कंपनी का प्रॉफिट भी कम हुआ। क्यों? क्योंकि दो कारण की वजह से कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हो गया। उसके साथ साथ कंपनी का देखा जाए तो इस बार हाईएस्ट कंपनी को टैक्सेशन भी पे करना पड़ा और इसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आया। तो मैं यहाँ पे आपको साल भर की बात करूँ तो साल भर में भी देखिए, करंट जो ईयर है यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन डाउन देखने को मिला। फिर भी इस कंपनी के ऊपर एज ए सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ में खराबी है और रिटर्न ऑफ इक्विटी तो पॉजिटिव है और अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दिया। 10 साल में 17% के आसपास कंपनी आपको रिटर्न जनरेट करके दिया। अभी यही चीज मैं आपको एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली देखिए, इन्वेस्टर इसके ऊपर होल्डिंग कर रहा है। चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक्स हो, हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। और इस कंटिन्यू करने के पीछे कारण भी है। उसके कारण मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। अभी इसके में लास्ट कुछ फ्यू डेज के डिलीवरी दिखा दूँ तो डिलीवरी उतना खास देखने को नहीं मिला। इसका मतलब कंपनी एक जगह पे होल्ड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा करेक्शन भी हो सकते हैं। अभी करेक्शन कितना हुआ, होल्ड कितना किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आप देखेंगे तो टाटा स्टील का जो चार्ट पैटर्न है कुछ इस तरीके से बना। क्या बना? एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद फिर से एक हेड बना। तो हेड बनने से पहले क्या हुआ, सॉरी माफी चाहता हूँ, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना। यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना और यहाँ पे इसको ब्रेकआउट भी किया और इस फाइनली इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन कर दिया। तो कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पे कंपनी कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेंड में जा रहा है। अगर इस बाइंग ट्रेंड को कंफर्म करे तो कंपनी 34% के आसपास टारगेट दे सकते हैं और इसका टारगेट लेवल जो बन रहा है 160 रुपीज़ के आसपास। इसके ऊपर स्टडी करना, उसके बाद काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको आप HAL तो इस नाम से आप जानते हैं। इस कंपनी कितने छोटे लेवल से कहाँ तक पहुंचा आप सभी जानते हैं। गवर्नमेंट जब देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखे तो इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से ग्रोथ हुआ। ये डिफेंस सेक्टर का ग्रोथ होगा तो डायरेक्टली आपको डिफेंस से जुड़े हुए जितने सारे कंपनीज है उसका भी ग्रोथ होगा। तो कंपनी के पी रेशियो कितना है, 22 के आसपास है और कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है। इनकम भी अच्छा खासा है और कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छे खासे हैं। कंपनी कंटिन्यूसली देखिए क्वार्टरली लगातार ग्रोथ किया और इसीलिए लगातार खुद का ग्रोथ भी हुआ और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। लास्ट ईयर में मतलब पिछले मतलब इस क्वार्टर में अभी जो करंट क्वार्टर गया उस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं और कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ फिर भी कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो इसीलिए शायद मेरे हिसाब से कंपनी ने बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? स्प्लिट देने का। कंपनी खुद के शेयर को स्प्लिट करने वाला है। जो 10 रुपये का फेस वैल्यू था वो 5 रुपये करने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर में कंपनी 2 शेयर देने वाला है। तो क्या इस स्प्लिट पाने के लिए आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे और जितने सारे दोस्त के पास पहले ही निवेश है तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो जब स्प्लिट होगा तब इसका शेयर प्राइस 50% करेक्शन हो जाएगा। मान के चलिए अभी 4,000 के प्राइस चल रहा है, तो जब स्प्लिट होगा वो 50% होकर 2000 तक पहुंच जाएगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।